नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट के एक अंश के बारे में जो हमें एक फैक्ट्री के अंदर ले जाता है जहां मतलब एक तरह का मॉडर्न जादू होता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं उस हरी प्लेट की जो हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंदर छिपी होती है। उसका दिल और दिमाग, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी। बिल्कुल। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे तांबे की एक बेजान सी प्लेट को एक इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन में बदला जाता है। ये किसी जादू से कम तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। और ये एक ऐसा जादू है जिसे हम दिन में 100 बार छूते हैं पर कभी सोचते नहीं। हमारे फोन, लैपटॉप, यहाँ तक कि स्मार्ट फ्रिज में भी। हाँ, स्मार्ट फ्रिज के अंदर भी यही पीसीबी है जो सब कुछ चला रहा है। ये प्रक्रिया सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है बल्कि फोटोग्राफी, केमिस्ट्री और मैकेनिकल प्रिसीजन का एक अद्भुत संगम है। तो चलिए इस प्रक्रिया की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये ब्लैक बॉक्स आखिर बनता कैसे है। तो सब कुछ एक कॉपर क्लैड बोर्ड से शुरू होता है। मतलब एक इंसुलेटिंग शीट जिसके दोनों तरफ तांबे की पतली परत है। हाँ, ये एक खाली कैनवस जैसा है। बिल्कुल। लेकिन इस खाली कैनवस पर सर्किट का डिजाइन, वो हजारों बारीक रास्ते, वो कैसे बनाए जाते हैं? सोर्स में फोटोरेसिस्ट और यूवी लाइट का जिक्र है। ये सुनने में तो किसी पुरानी डार्क रूम फोटोग्राफी जैसा लगता है। ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। यहाँ जो दिलचस्प है वो ये है कि एक डिजिटल डिजाइन को पहली बार फिजिकल रूप दिया जा रहा है। अच्छा, फोटोरेसिस्ट एक नीले रंग की परत है जो उस कॉपर क्लैड बोर्ड पर चढ़ाई जाती है और ये यूवी लाइट के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। सर्किट के डिजाइन की एक फिल्म जो एक तरह का नेगेटिव होती है, उसे बोर्ड पर रखकर तेज यूवी लाइट डालते हैं। जहां जहां लाइट पड़ती है वहां का फोटोरेसिस्ट सख्त हो जाता है। अरे वाह, बिल्कुल वैसे ही जैसे फोटो पेपर पर इमेज बनती है। हाँ, एक तरह से डिजाइन बोर्ड पर छप जाता है। एक मिनट, ये एचिंग वाली प्रक्रिया जिसमें केमिकल से तांबे को घुलाया जाता है, ये थोड़ा मतलब पुराना और पर्यावरण के लिए नुकसानदेह नहीं लगता? आज की तारीख में लेजर या किसी और सटीक तकनीक से इन ट्रैक्स को बनाने का कोई तरीका नहीं है? देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है। लेजर एब्लेशन जैसी तकनीकें मौजूद हैं और प्रोटोटाइप बनाने या बहुत खास कामों के लिए इस्तेमाल भी होती हैं। अच्छा। लेकिन जब लाखों की संख्या में बोर्ड बनाने हों तो आज भी केमिकल एचिंग ही सबसे भरोसेमंद, तेज और किफायती तरीका है। मतलब स्केल की बात है। हाँ, बिल्कुल। इसकी केमिस्ट्री पर दशकों से काम हुआ है और इससे बहुत सटीक बना लिया गया है। और पूरी प्रक्रिया एक बंद लूप में होती है जिससे केमिकल्स को रिसाइकिल किया जाता है और बर्बादी कम से कम होती है। समझ गई। तो अब एचिंग के बाद हमारे पास एक सपाट सिंगल स्टोरी सर्किट है, लेकिन जब मैं अपने लैपटॉप को देखती हूँ तो उसका मदरबोर्ड एक छोटे शहर जैसा लगता है। हाँ, जिसमें कई मंजिलें हैं, सड़कें हैं, ओवरब्रिज हैं। बिल्कुल। तो इस एक परत वाले सर्किट को उस बहुमंजिला इमारत में कैसे बदला जाता है? यही वो कदम है जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया बदल दी। इसे कहते हैं मल्टी लेयरिंग। आपकी शहर वाली एनालॉजी एकदम सही है। हाँ। इन अलग अलग परतों या मंजिलों को जोड़ने के लिए हाई स्पीड सीएनसी मशीनों का इस्तेमाल होता है। सीएनसी यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। मतलब रोबोटिक ड्रिल। हाँ, जहां कंप्यूटर एक रोबोटिक ड्रिल को गाइड करता है और ये मशीन 1 मिनट में हजारों बहुत छोटे छोटे छेद करती है। ये छेद अक्सर इंसानी बाल से भी पतले होते हैं। हजारों छेद? और वो भी इतनी सटीकता से? ये तो अविश्वसनीय है। लेकिन ये सिर्फ छेद है, ये अलग अलग परतों को जोड़ते कैसे हैं? यही तो असली कमाल है। ये सिर्फ छेद नहीं है बल्कि कनेक्शन के रास्ते हैं। इंडस्ट्री में इन्हें वियाज कहते हैं। वियाज? ड्रिलिंग के बाद अगला कदम होता है प्लेटिंग। पूरे बोर्ड को एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग सॉल्यूशन में डुबोया जाता है जिससे तांबे की एक बहुत पतली परत उन छेदों के अंदर भी चढ़ जाती है। अच्छा। अब वो खोखला छेद एक कंडक्टिव पाइप बन गया है जो ऊपर की परत को नीचे की परत से और बीच की सभी परतों को एक दूसरे से जोड़ता है। अच्छा, तो मतलब ये छेद एक तरह से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लिफ्ट की तरह काम करते हैं, जो अलग अलग फ्लोर्स पर रहने वाले लोगों यानी सिग्नल्स को एक दूसरे से मिलाते हैं। हाँ, लिफ्ट की एनालॉजी काफी हद तक सही है, लेकिन इसमें एक और खासियत है। वो क्या? ये लिफ्ट सिर्फ सिग्नल को ऊपर नीचे नहीं ले जाती, बल्कि ये खुद बिजली की सुचालक भी है। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि उस रास्ते का एक एक्टिव हिस्सा है। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ जगह बचाने की तकनीक नहीं थी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास में एक मील का पत्थर था। इन वायर्स के बिना सिग्नल को बोर्ड के चारों ओर घूमकर लंबा रास्ता तय करना पड़ता, जिससे डिवाइस धीमे हो जाते। धीमे और कम कुशल।
इसी तकनीक ने स्मार्टफोन जैसे कॉम्पैक्ट और शक्तिशाली डिवाइस को हकीकत बनाया है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, ये फिजिक्स की सीमाओं को धकेलना था। तो अब हमारे पास एक फंक्शनल मल्टी लेयर्ड सर्किट है। शहर का ढांचा तैयार है, लेकिन ये अभी भी नंगा है। सारे तांबे के रास्ते खुले हुए हैं। सोर्स बताता है कि इसे सुरक्षित बनाने के लिए 2 आखिरी परत चढ़ाई जाती हैं। वो मशहूर हरा रंग यहीं आता है ना? बिल्कुल। अब बोर्ड को उसका फाइनल जाना पहचाना रूप दिया जाता है। पहली परत है सोल्डर मास्क, और यही वो हरी कोटिंग है जो हम सब पहचानते हैं। इसका काम क्या है? सिर्फ सुंदर दिखना? नहीं, इसका मुख्य काम है सुरक्षा। ये उन तांबे के ट्रैक्स को धूल, नमी और सबसे जरूरी असेंबली के दौरान गलती से होने वाले सोल्डरिंग शॉर्ट से बचाता है। अच्छा। जब बाद में कंपोनेंट्स को बोर्ड पर लगाते हैं तो पिघला हुआ सोल्डर सिर्फ उन जगहों पर चिपकता है जहां उसे चिपकना चाहिए। यह हरी परत उसे बाकी जगह फैलने से रोकती है। वैसे एक सवाल है, ये हमेशा हरा ही क्यों होता है? कोई खास वजह? हाँ, अच्छा सवाल है। इसकी एक ऐतिहासिक और एक प्रैक्टिकल वजह है। शुरू में जो रेजिन इस्तेमाल होता था उसका प्राकृतिक रंग हरा था और वो सबसे भरोसेमंद भी था। बाद में ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गया। और प्रैक्टिकल वजह? प्रैक्टिकल वजह यह है कि हरे रंग पर सफेद लिखावट का कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा होता है, जिससे उसे पढ़ना आसान होता है। साथ ही इंसानी आंख हरे रंग के शेड्स को बहुत अच्छे से पहचान सकती है। तो क्वालिटी चेक में आसानी होती होगी। बिल्कुल, खामियां पकड़ना आसान हो जाता है। हालांकि अब नीले, लाल, काले रंग के बोर्ड भी बनते हैं, पर हरा रंग आज भी आइकॉनिक है। और उस सफेद लिखावट का क्या? बोर्ड पर R1, C5 जैसे छोटे छोटे अक्षर लिखे होते हैं, वो कैसे छापे जाते हैं? वो दूसरा और आखिरी कदम है, जिसे सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग कहते हैं। ये बोर्ड का अपना एक तरह का नक्शा होता है। नक्शा? हाँ, इसी से बोर्ड पर सारे कंपोनेंट्स के नाम, नंबर और निशान छापे जाते हैं। असेंबली के दौरान रोबोटिक मशीनों को इसी से पता चलता है कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगाना है। और मरम्मत के समय भी काम आता होगा? बहुत काम आता है। एक इंजीनियर के लिए इस नक्शे के बिना काम करना लगभग नामुमकिन है। ये सर्किट की पहचान है। ठीक है, तो अब बोर्ड तैयार है, सुरक्षित है और उस पर उसका नक्शा भी छप गया है। अब इन बड़े पैनल्स को सही आकार में काटा जाता होगा। लेकिन सब कुछ सही दिखने के बाद भी एक छोटा सा अनदेखा फॉल्ट पूरे डिवाइस को बेकार कर सकता है। क्वालिटी कंट्रोल का दबाव तो बहुत ज्यादा होता होगा। बहुत ज्यादा। ये कदम किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जा सकता। एक खराब पीसीबी एक बहुत महंगे डिवाइस को बेकार कर सकता है। मुझे याद है एक बार एक बड़ी कंपनी को लाखों फोन वापस बुलाने पड़े थे। अरे बाप रे। हाँ, एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट और अरबों का नुकसान। तभी से इंडस्ट्री ने टेस्ट, टेस्ट और फिर से टेस्ट के मंत्र को अपना लिया है। सोर्स में कई तरह के इलेक्ट्रिकल टेस्ट बताए गए हैं। कौन कौन से टेस्ट होते हैं ये? मुख्य रूप से 3 होते हैं। पहला है ओपन सर्किट टेस्ट। इसमें मशीन ये जांचती है कि क्या हर कनेक्शन ठीक से जुड़ा है या कहीं कोई ट्रैक बीच में टूटा तो नहीं है। ठीक है। दूसरा है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जो ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी 2 ट्रैक जो आपस में नहीं जुड़ने चाहिए वो गलती से कहीं छू तो नहीं रहे। और तीसरा जो हाई स्पीड डिवाइस के लिए बहुत जरूरी है वो है इम्पीडेंस टेस्ट। ये पक्का करता है कि सिग्नल बिना किसी बाधा के बह सकें, खासकर जब डेटा बहुत तेजी से ट्रांसफर हो रहा हो। इन टेस्ट्स को पास करने के बाद ही एक पीसीबी को पास माना जाता है। बिल्कुल। तो अब हमारे पास एक टेस्ट किया हुआ एकदम परफेक्ट बोर्ड है। क्या इसके बाद फैक्ट्री का काम खत्म हो जाता है? हमेशा नहीं। सोर्स में एक आखिरी कदम का भी जिक्र है, असेंबली। कई बार पीसीबी बनाने वाली फैक्ट्री ही इस पर कंपोनेंट्स लगाने का काम भी करती है। अच्छा। यहाँ SMT यानी सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी मशीनों का इस्तेमाल होता है। ये एक क्रांतिकारी तरीका है जहां कंपोनेंट्स को बोर्ड में छेद करके नहीं बल्कि सीधे उसकी सतह पर सोल्डर किया जाता है। ये पिक एंड प्लेस मशीनें? हाँ, वही। वो 1 सेकंड में कई छोटे छोटे आईसीज और रेसिस्टर्स को उठाकर सही जगह पर लगा देती हैं। इसी वजह से आज के डिवाइस इतने पतले और हल्के हो पाते हैं। तो इसका कुल मतलब क्या है? एक साधारण तांबे की परत वाली शीट से शुरुआत हुई, उस पर फोटोग्राफी हुई, केमिकल से नक्काशी हुई, उसमें हजारों छेद किए गए, उन छेदों को जोड़ा गया, उसे एक सुरक्षा कवच पहनाया गया और अंत में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग है। बिल्कुल, जो कंपोनेंट्स के लिए पूरी तरह से तैयार है। जैसा कि सोर्स में कहा गया है, पीसीबी का ज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की जान है। सही बात है। ये प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्लैक बॉक्स के रहस्य को खोलती है। अब जब हम कोई भी गैजेट हाथ में लेंगे तो शायद हमें वो हरा बोर्ड नहीं बल्कि उसके पीछे की पूरी कहानी दिखेगी। एक खाली स्लेट से एक फंक्शनल ब्रेन बनने तक का सफर। हाँ,
इसे समझने के बाद पता चलता है कि हमारे रोजमर्रा के गैजेट्स के पीछे कितनी सटीकता, रसायन विज्ञान और ऑटोमेशन की मेहनत छिपी होती है। वाकई ये एक शानदार सफर था, एक बेजान चीज में जान डालने जैसा। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर भी लाता है। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि ज्ञान हर किसी का अधिकार है। अब जब हम जानते हैं कि एक पीसीबी को बनाने में कितनी जटिल प्रक्रिया, कितने कीमती धातु और रसायन लगते हैं, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक्स के यूज एंड थ्रो कल्चर पर फिर से विचार करने की जरूरत है। मतलब डिस्पोजेबल कल्चर पर। हाँ, और भविष्य में क्या हम ऐसे पीसीबीज बना पाएंगे जो बायोडिग्रेडेबल हों या जिन्हें पूरी तरह से रिसाइकिल करना आसान हो। ये टेक्नोलॉजी की अगली बड़ी चुनौती हो सकती है। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट का। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जुड़ते रहिए इलेक्ट्रो वायरल के साथ, क्योंकि यही मिलेगी आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी सही और यूजफुल नॉलेज। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।